द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। Yesterday I got a call from my daughter that have you listened to the podcast of विजय माल्या। राज समानी ने जो किया है 4 घंटे का एक पॉडकास्ट, टिल देन आई हैड नॉट हर्ड दैट। देन शी सेड इट कि कितनी गलत धारणाएं विजय माल्या के बारे में मीडिया ने उछाली हुई हैं। कितना आई ओपनिंग पॉडकास्ट है, आपको जरूर सुनना चाहिए। बैंकर्स के बारे में भी उसने बहुत कुछ बोला है। देन आई थॉट यस, एज ए बैंकर आई मस्ट लिसन द होल थिंग एंड ट्राई टू मेक द थिंग्स फ्रॉम द बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू मोर क्लियर टू द पब्लिक with an unbiased mind. So that's why I listened the whole 4.5 hour podcast. And today I will try to give my review only on the banking aspects of the thing. And beyond that, neither I am privy to any information as far as the Vijay Mallya account is concerned, nor I am commenting on that. Actually, कल ही मैंने एक वीडियो डाला था NPAs के ऊपर कि बैंक अकाउंट्स को कब एनपीए डिक्लेयर करता है और बैंक उसके बाद क्या करते हैं। विजय माल्या के पॉडकास्ट के बारे में बात करने से पहले 2-3 चीज़ें मैं वहाँ से बारो करना चाहूँगा जिसे हम आगे यूज़ करेंगे। आई हैड मेंशन द मूवमेंट द एनी अकाउंट लोन अकाउंट बिकम्स एनपीए, द व्हाट द बैंक्स विल बी डूइंग, होल अमाउंट के ऊपर पैनल इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देते हैं। नॉट ओनली दैट, जितने भी खर्चे होते हैं, वकील के खर्चे हो गए, डीआरटी में खर्चे हो रहे हैं, वो सभी खर्चे उस एनपीए अकाउंट के खाते में ही डाले जाते हैं और borrowers आर सपोज टू पे ऑल दोज एक्सपेंसेस आल्सो। अब यही एक सबसे बड़ा एक मुद्दा है, जो डिफरेंस है, जो विजय माल्या कह रहे हैं कि मैंने फुली पे कर दिया और जो बैंक्स कह रहे हैं अभी भी 7,000 करोड़ हमने लेना है। इसे आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। सेम डिट्टो पॉइंट ऑफ व्यू, ईच एंड एवरी जो डिफॉल्टर होता है, बारोअर होता है, जब भी उसका अकाउंट डिफॉल्ट होता है, बैंक्स आर नॉट कोऑपरेटिंग, आई एम रेडी टू पे, बैंक्स आर नॉट रिसीविंग इट, सेम डिट्टो स्टोरी जो है, हर कोई यही स्टोरी सुनाता है। बट फिर भी बैंक्स क्यों नहीं लेते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि बैंक्स सेटल क्यों नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन तो हम यही लेते हैं कि व्हाई दिस पॉडकास्ट आफ्टर 9 years, अभी तक क्यों विजय माल्या चुप थे। मेरे हिसाब से मीडिया से विजय माल्या जी बहुत ही नाराज हैं, इसलिए ही प्रेफर्ड नॉट टू गिव एनी इंटरव्यू टू द मीडिया। बट सोशल मीडिया की पावर को देखते हुए ही प्रेफर्ड कि मैं थ्रू यूट्यूब चैनल ऐसा आदमी सिलेक्ट करूं जो मेरी बात को प्रॉपरली सुने और वाइड पब्लिक तक उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है बता पाए। दैट्स वाई ही प्रेफर्ड दैट ए यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, राज समानी एक रिस्पेक्टेबल इन्फ्लुएंसर है, उसको चूज किया और उसे उसने इंटरव्यू दिया। एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज एट द एज ऑफ 70 बंदा ये सोचना शुरू कर देता है कि मैंने लाइफ में क्या पाया और क्या खोया, उन चीज़ों को मैं किस हद तक वापस धो सकता हूँ या अपनी इमेज को क्लियर कर सकता हूँ, ये सोचना शुरू कर देता है। सारी उम्र तो एंजॉय करता है, 60 से 70, 70 से 80, ये जो सोच है वो उसको कंपेल करती है कि अपनी छवि को साफ करने की, जो धूमिल हुई होती है उसे क्लियर करने की। मे बी दैट इज ऑल्सो एट द बैक ऑफ हिज माइंड टू कम टू द मीडिया आफ्टर 9 years। अब सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लेते हैं कि विजय माल्या सेज मैंने पूरा पैसा बैंकों का दे दिया और वेयरएज बैंक सेज कि आज भी 7,000 करोड़ रुपए का पैसा बाकी है। इसे हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। 2013 में डीआरटी में केस लगाया जाता है, सभी बैंकों का जितना भी अमाउंट है उसको मिला के, और देयर इज ए अमाउंट ऑफ 645 करोड़ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जिसकी बात विजय माल्या जी नहीं कर रहे हैं। ये भी अमाउंट को जोड़ा जाता है, जो पैनल इंटरेस्ट लगाया गया किंग फिश के अकाउंट में, वो सभी खर्चों को जोड़ के 6,898 करोड़ 6,898 करोड़ का केस जो है फाइल किया जाता है डीआरटी में। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज व्हाट विजय माल्या इज सेइंग कि बैंकों ने 14,100 करोड़ रिपेयर कर लिया अगेंस्ट 6,203 करोड़। उसमें वो
645 करोड़ का जो प्रेफरेंशियल शेयर है उसे ऐड नहीं कर रहे हैं। वेयर एज द बैंक सेज वी हैव रिकवर्ड 10,814 करोड़ और जो टोटल अमाउंट बनता था आज तक, यानी कि 10 अप्रैल की ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, 10 अप्रैल तक टोटल अमाउंट बनता था जो 6,898 करोड़ था, पैनल इंटरेस्ट लगा के सभी खर्चे लगा के 17,781 करोड़, मतलब तकरीबन 6,967 करोड़ जो है बैंक्स कह रहे हैं अभी भी हमने लेना है। तो मेजर डिफरेंस तो आ गया पैनल इंटरेस्ट का, अदर एक्सपेंसेस का और डेट का कि किस डेट तक जब केस लगाया गया था। विजय माल्या जी से पूछिए कि जब जून 2013 में 6,203 करोड़ का केस लगा और 10 साल में अगर ये अमाउंट रिकवर होता है तो उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट लगना है ना। तो हाउ कैन ही से कि द ओनली ड्यू इज 6,200 करोड़, वेराज 6,200 करोड़ बढ़ के बन गया 17,781 करोड़। आई एग्री कि मेजर पोर्शन जो है उसमें पैनल इंटरेस्ट और अदर एक्सपेंडिचर का 10,933 करोड़ बन गया, विच इज वेरी हाई, बट दैट इज हाउ द अकाउंटिंग इज। नाउ द सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जहां मिस्टर विजय माल्या इज ट्राइंग टू से कि एवरी स्टेज आई हैव ट्राई टू पेड द मनी, और मैंने 4 बार बैंकों को रिक्वेस्ट की मेरा अकाउंट सेटल करने के लिए। मेरा अकाउंट मतलब किंगफिशर एयरलाइंस का अकाउंट। बैंकों ने नहीं माना। अब उसे समझने की कोशिश करते हैं। बैंकों के हिसाब से 6,898 करोड़ एज ऑन जून 13 लेने थे। विजय माल्या ऑफर 5,000 करोड़। गुड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज वर अवेलेबल, जिसमें विजय माल्या की पर्सनल गारंटी भी शामिल थी। बैंक्स वर able to foresee that we will be able to recover more than 6,898 crores from all these assets. That's why banks have decided not to make a settlement with Vijay Maल्या at various stages, because at the end of the day bankers are also responsible to CBI, to आम जनता, कि वो हेयर कट अकाउंट सेटल, एनपीए अकाउंट सेटल करने में कैसे देते हैं और क्यों देते हैं। वो दूसरी बात है कि हमने बहुत से केसेस में देखा है कि बैंकों के हेयर कट मतलब टोटल अमाउंट कितना ड्यू है और बैंक कितने अमाउंट में सेटल करते हैं, कितना माफ कर देते हैं। बड़ी बड़ी केसेस में, हजारों करोड़ के केसेस में 70% 80% का हेयर कट जो है बैंक एक्सेप्ट करते हैं। बट इन दोज केसेस एसेट्स जो है अवेलेबल नहीं होते हैं। बैंक्स आर एबल टू सी एंड प्रूव दैट वी विल नॉट बी एबल टू रिकवर द होल अमाउंट, और जो वैल्यू ऑफ मनी होती है, टाइम पीरियड ऑफ मनी को देखते हुए आज की डेट में अगर हमें कम भी मिलता है तो दैट शुड बी एक्सेप्टेबल। दिस इज हाउ द बैंक्स हैंडल द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीएस। ड्यूरिंग द पॉडकास्ट मिस्टर विजय माल्या वाज वेरी ऑफन अगेन एंड अगेन रेफरिंग कि आई एम ओनली द गारंटर ऑफ किंगफिशर। मैंने बैंकों से एक नया पैसा भी नहीं लिया। किंगफिशर एयरलाइंस वाज ए इंडिपेंडेंट कंपनी। उसका लोन लेने के लिए बैंकों ने किंगफिशर एयरलाइंस को तो बारोवर बनाया ही, उसके साथ उनके जो प्रमोटर डायरेक्टर्स रहते हैं जैसे विजय माल्या, उनको भी गारंटर बनाया। और बैंक्स कैन रिकवर देयर मनी आइदर फ्रॉम द कंपनी और फ्रॉम द गारंटर और फ्रॉम द बोथ, जब तक उनका पैसा नहीं आ जाता। दिस इज व्हाट वी एक्सप्लेन इन आवर यस्टरडेज वीडियो ऑन द एनपीएस। तो सिंपली बाई सेइंग मैंने तो पैसा नहीं लिया, मैं तो सिर्फ गारंटर था, ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। क्योंकि आप इस गारंटर थे इसीलिए किंगफिशर एयरलाइंस को पैसा दिया गया, एंड बिकॉज यू वर द सीईओ ऑफ दिस किंगफिशर एयरलाइंस, जितना पैसा कैसे यूज करना था इट वाज इन द हैंड्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड यू आर वन ऑफ द डायरेक्टर्स। You are fully responsible for incoming and outgoing money. तो simply by saying मैं तो गारंटर हूं, मैंने तो कभी पैसा नहीं लिया, नो। एज ए गारंटर यू आर फुली रिस्पॉन्सिबल, और पैसा जो बैंकों ने दिया वो आपके नाम पे दिया, सिर्फ किंगफिशर एयरलाइन के नाम पे नहीं दिया। द पॉइंट, किंगफिशर एयरलाइंस डूबी क्यों, 2-3 पॉइंट्स उसके ऊपर मिस्टर विजय माल्या ने दिए हैं
एंड वी एग्री विद दैट. द फर्स्ट इज एविएशन फ्यूल की कॉस्ट बहुत बढ़ गई. यस. द सेकंड इज फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की हिस्सेदारी, भागीदारी एयरलाइंस में बढ़ाने के लिए विजय माल्या ने रिक्वेस्ट की. इतिहाद के साथ वो रिक्वेस्ट, इनकी बातचीत चल रही थी, गवर्नमेंट ने नहीं मानी. लॉट ऑफ कंसेशन दे एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट कि इसको एविएशन फ्यूल को स्टेट सेल टैक्स से निकालकर सेंट्रल सेल टैक्स में डाल दें. लॉट मैनी अदर कंसेशंस आल्सो जो गवर्नमेंट ने नहीं मानी, इसलिए किंगफिशर एयरलाइंस फेल हुई. मे बी मैनी अदर एयरलाइंस also because of the wide fluctuations in the aviation fuel cost, which is the highest cost. हम इस चीज को मानते हैं, but government is not bound to accept all these types of requests, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो क्या गवर्नमेंट को दिया जाता है? अगर आप लॉस हो रहा है तो आप चले जाते हैं गवर्नमेंट से कंसेशंस मांगने के लिए. वन मोर पॉइंट, ही वॉज इंसिस्टिंग कि बैंकों में पैसा पड़ा हुआ था. एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए 260 करोड़ रुपया कर्नाटका बैंक में पड़ा था. बैंकों के कहने पे कोर्ट ने उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया और वो पैसा नहीं दे पाए. और ये पैसा किसके अकाउंट का था? यूबी का था, यूनाइटेड ब्यूवरेजेस का था, जो आल्सो एज ए गारंटर था किंगफिशर एयरलाइंस के मेन अकाउंट में. तो इनडायरेक्टली दैट वाज आल्सो ए कोलेट्रल विच इज अवेलेबल टू रीपे द किंगफिशर एयरलाइंस. वो तो ऑलरेडी बैंकों की सिक्योरिटी थी और बैंकों ने उसके ऊपर लियन मार्क करवाया और उसको पैसा नहीं निकालने दिया. कोर्ट हैज एग्रीड फॉर दैट. एट एनी पॉइंट, वो तो थी ही सिक्योरिटी बैंकों की. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विजय माल्या नेवर ब्रॉट एनी अमाउंट फ्रॉम हिज ओन पॉकेट टू पे द सैलरीज टू द किंगफिशर एयरलाइंस. ऐसा तो कहीं दिखा नहीं, ना उनकी कहीं इंटेंशन दिखी. जो सिक्योरिटी ऑलरेडी बैंकों के पास है उसी में से निकालकर अगर आप सैलरी देना चाहते हैं तो बैंक की सिक्योरिटी तो डिप्लीट हो जाएगी ना. अनदर एलिगेशन मिस्टर राज ने जो लगाई कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट किंगफिशर एयरलाइन वाज डाउन इन फाइनेंशियल स्ट्रेस, 33 करोड़ की सैलरी पर एनम की विच मिस्टर विजय माल्या ले रहे थे, विच ही कैटेगोरिकली रिफ्यूज कि मैंने कोई ऐसी मोटा अमाउंट सैलरी का नहीं लिया. मे बी राइट, बट एट द सेम टाइम्स एक प्राइवेट जेट किंगफिशर एयरलाइन का एसेट है जिसे मिस्टर विजय माल्या यूज करते हैं बिजनेस पर्पजेस के लिए भी और मे बी प्राइवेट पर्पजेस के लिए भी, क्योंकि एक इतने बड़े बिजनेसमैन के लिए बिजनेस पर्पस और प्राइवेट पर्पस को डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है. तो इतने बड़े बड़े एक कह लीजिए कि मिस्टर विजय माल्या को मेंटेन करने के लिए जो किंगफिशर एयरलाइंस खर्चा कर रहा था, सीबीआई माइट हैव सेड इट, या कि आप जो है 33 करोड़ का सैलरी जो ले रहे हैं, मे बी नॉट इन कैश बट इन दिस काइंड, किंगफिशर को विजय माल्या को मेंटेन करने के लिए इतना खर्चा करना पड़ रहा था. दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू. अनदर पॉइंट जो दोबारा बोला गया कि मैं चोर नहीं हूं, मैं भगोड़ा नहीं हूं, मैं विलफुल डिफॉल्टर नहीं हूं बैंकों का. आइए इस पॉइंट के ऊपर देखते हैं कि क्या होता है विलफुल डिफॉल्टर. बैंकों के लिए विलफुल डिफॉल्टर वो है जिसके पास पैसा है, लोन लेने के बाद जिसके पास पैसा है और वो डेलिबरेटली बैंकों का पैसा वापस नहीं कर रहा है, उसे हम विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं. अब किसी ने पैसा लिया, बिजनेस डूब गई, उसके पास पैसा ही नहीं है, अपनी कैपेसिटी में भी और कंपनी की कैपेसिटी में भी, तो वो कहां से देगा. बट पैसा होते हुए अपनी कैपेसिटी में या कंपनी की कैपेसिटी में अगर आप नहीं देते हैं बैंकों का लोन वापस, तो हम उसे विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं. अब नाउ मिस्टर विजय माल्या सेज कि माई इंटेंशन टू पे वॉज देयर बिकॉज आई वॉज मेकिंग अगेन एंड अगेन कि मेरा अकाउंट सेटल कर दो. 5,000 करोड़ रुपए आप दे रहे हो 6,800-900 करोड़ के अगेंस्ट, तो बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ये आपकी इंटेंशन नहीं दिखाती. क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पैरेलल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट करके अमाउंट 6,800 नहीं काफी बढ़ गया, जिसके अगेंस्ट आप 5,000 करोड़ ऑफर कर रहे थे. और वो 5,000 करोड़ भी नॉट इमीडिएटली, मे बी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाय सेलिंग दी एसेट्स विच वर ऑलरेडी विद द बैंक्स. तो इसीलिए बैंकों ने आपको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया बिकॉज यू आर हैविंग द एसेट्स other than the Kingfisher also. You could have sold those assets because you are a guarantor
और गारंटर की लायबिलिटी पूरी होती है, वो एसेट्स बेच के आप ये किंगफिशर एयरलाइंस के टोटल ड्यूज क्लियर करवा सकते थे। ये पासपोर्ट रिवोक का तो मुझे जो कॉन्सेप्ट है नहीं समझ आया कि विजय माल्या का पासपोर्ट क्यों रिवोक किया गया, और गवर्नमेंट और ईडी बाय रिवोकिंग द पासपोर्ट वो क्या प्रूव करना चाहते थे, क्योंकि ऑन 2 मार्च 16 विजय माल्या हैज ऑलरेडी फ्लोन टू लंदन, और उसके बाद अगर पहले पासपोर्ट रिवोक किया होता तो वो नहा फ्लाई नहीं कर सकते थे, बट पासपोर्ट रिवोक बाद में किया, उससे तो वो बिल्कुल ही वापस नहीं आ सकता इंडिया में और आगे भी ट्रैवल नहीं कर सकता। व्हाट ईडी वांटेड टू प्रूव बाय रिवोकिंग द पासपोर्ट, मेरी अपनी समझ के हिसाब से आई एम नॉट एबल टू सी कि ये क्यों किया होगा, बट यस द ह्यू एंड क्राई के विजय माल्या को देश से बाहर क्यों जाने दिया गया, तो लेट मी मेक इट क्लियर एट द पॉइंट, क्योंकि इन हाइंडसाइट वी ऑल से कि नहीं जाने दिया जाना चाहिए था, एयरपोर्ट पे पकड़ लेना चाहिए था, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अंडरस्टैंड व्हेन ही हैज फ्लोन इन 2016 थिंग्स वर नॉट सो बैड, एंड किसी भी आदमी को किसी दूसरे देश में ट्रैवल करने से रोकने के लिए कोर्ट की इंटरवेंशन चाहिए होती है, एंड कोर्ट की इंटरवेंशन लेने के लिए सो मेनी थिंग्स यू हैव टू प्रूव, उसे विलफुल डिफॉल्टर प्रूव करना, भगोड़ा प्रूव करना या कोई उसका क्रिमिनल केस होना, ये सब चीजें जो है टू ए लार्ज एक्सटेंट कोर्ट को प्रूव करनी पड़ती हैं, तभी वो ऐसे जो है मैंडेट देते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि हम किसी को भी देश से बाहर जाने के लिए रोकें, अनलेस एंड अनटिल किसी का मर्डर किया हो और जिसका प्रूफ हमारे पास हो, तो ऐसे केसेस में तो रोकना मुश्किल होता है। लेकिन बिजनेस लोन्स एनपीए होने में उसको प्रूव करने में सालों लग जाते हैं कोर्ट्स में, इतना आसान नहीं होता कि किसी को रोक पाना। यस, ए सीनियर बैंकर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका रेफरेंस दिया गया, आई नो द नेम आल्सो बट आई विल नॉट डिस्क्लोज दैट, कि ही सेड इट कि अगर मेरी पर्सनल कैपेसिटी में होता तो मैं आपका लोन जो है कब का सेटल कर लेता, बट अगर मैं आपका ये 5,000 करोड़ में लोन सेटल करता हूं तो सीबीआई मुझे छोड़ेगी नहीं। लेट अस अंडरस्टैंड द थिंग्स कि बैंक्स के डायरेक्टर्स या बैंक के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, दे आर ऑल्सो accountable to the general public, they are accountable to the Reserve Bank of India, to Government of India, and through CBI. And CBI questions each and every action taken by the banks. और इतना हाई फ्लायर जो अगर केस हो विजय माल्या जैसा, तो दूरबीन की नज़र से हर केस को, हर एक्शन को देखा जाता है। जहाँ दिख रहा हो कि पैसे आराम से आ सकते हैं, सिक्योरिटी अवेलेबल है, वहाँ 5,000 करोड़ में केस सेटल करना किसी भी बैंक के सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो दैट वाज ए वेरी क्लियर डिसीजन, एंड विजय माल्या जी का कहना कि जी मेरा बैंक ने केस सेटल नहीं किया, और सीनियर बैंकर एक पर्सनल कैपेसिटी में कह रहा है कि अगर मेरी कैपेसिटी में होता तो मैं इसे कर देता, तो ठीक है, पर्सनल कैपेसिटी इज डिफरेंट थिंग, बट एज ए वॉच डॉग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ये करना मुश्किल होता है। यस, अनदर पॉइंट कि बिजनेस फेलियर को फ्रॉड क्यों कहा जाता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी बिजनेस फेलियर्स जहां पर बैंकों ने एक जेन्युइन बिजनेस फेलियर मान के केसेस को सेटल भी किया है, और कोई क्रिमिनल केसेस उनके डायरेक्टर्स के अगेंस्ट नहीं किए जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल बैंक्स आर एबल टू प्रूव, उनका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाता है केसेस का, और जब तक साइफनिंग ऑफ मनी प्रूव ना हो तब तक उसको फ्रॉड डिक्लेयर नहीं किया जाता है। बिजनेस फेलियर इज ए नॉर्मल कोर्स में, बिजनेस फेलियर इज ए डिफरेंट थिंग, और साइफनिंग ऑफ मनी के साथ अगर प्रूव हो जाता है और वीकनिंग ऑफ द कंपनीज के साथ जो उसका बिजनेस फेलियर होता है तो वो डिफरेंट होता है, उसे हम फ्रॉड डिक्लेयर करते हैं। तो किंगफिशर के केस में सीबीआई हैज प्रूव्ड कि दिस इज नॉट ओनली ए बिजनेस फेलियर, इसमें साइफनिंग ऑफ मनी किया गया, इसलिए इसको फ्रॉड डिक्लेयर किया गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही इज सेइंग कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई डिस्पाइट 15 रिमाइंडर्स बैंक ने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मेरे को क्यों नहीं दी। लेट अस अंडरस्टैंड कि जब एक बारी कोर्ट में केस लगा दिया जाता है तो बैंक्स
स्टॉप कोऑपरेटिंग विद द बोरोअर्स। कुछ भी अगर करना है तो उसको कोर्ट के थ्रू ही आना पड़ता है और वो बैंक कोर्ट के आदेश पे ही उसके बाद एक्ट करते हैं। तो इसलिए कहना कि एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया और मेरे को नहीं बताया गया, आज तक नहीं बताया गया कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं दी गई, ये सब चीज़ें जो हैं अब क्योंकि कोर्ट में केसेस हैं तो कोर्ट के थ्रू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विजय माल्या कैन आस्क फॉर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड बैंक्स आर बाउंड टू प्रोवाइड दोज स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। ये कहना कि मेरे को नहीं प्रोवाइड की गई, नो, डायरेक्टली नहीं की जाएंगी, कोर्ट के थ्रू ही की जाएंगी और कोर्ट कहेगा तो तभी की जाएंगी। यस, थ्रू दिस पॉडकास्ट Mr. Vijay Mallya has tried to make his image clean, but from the banking point of view, this is not a clean case. He has not paid the bank money. He tried to settle the account much lower amounts, and after that he didn't return to India. Passport revoke करने से पहले भी वो इंडिया वापस आ सकते थे। But yes, I agree with one point कि ऐसे बहुत से केसेस होते हैं और इस केस में मीडिया ट्रायल जो था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और एक्चुअल ट्रायल जो था वो उसको फॉलो कर रहा था। इसलिए ये केस जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पब्लिक आई में आया और एक इमेज भी जो है ना डिस्ट्रॉय हुई। हो सकता है अगर ये मीडिया ट्रायल में ना गया होता और विजय माल्या वापस भी आ जाता, बैंकों के साथ अमाउंट भी सेटल करता और हमें केस पता भी ना लगता, जैसे कई हज़ारों लाखों और छोटे बड़े केसेस होते हैं। This is my opinion on this podcast. There are so many other points जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये जैसे पॉडकास्ट 4-4.5 घंटे का हो गया तो फिर ये वीडियो भी उतना ही लंबा हो जाएगा, तो हम मोटे मोटे पॉइंट्स को ही डिस्कस करते हैं, यहीं पर इसको रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ए बैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑन विजय माल्या's banking transactions. Thank you.